बच्चों, क्या तुमने कभी पानी में तैरती हुई कोई रस्सी देखी है? सोचो, अगर वो रस्सी अचानक से हिलने लगे, सांस ले और अपनी मर्जी से तैरने लगे, तो कैसा लगेगा? एक ऐसी रस्सी जो जिंदा हो, सांस लेती हो और अपनी मर्जी से घूमती हो। यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन प्रकृति में ऐसे कई चमत्कार छिपे हैं, नहीं ना? लेकिन प्रकृति के पिटारे में ऐसे कई अजूबे छिपे हैं जो हमें हर बार चौंका देते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही अनोखी मछली की कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है ईल। यह मछली जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही दिलचस्प भी है। यह देखने में किसी पतले सांप जैसी लगती है, पर असल में यह मछली है। इसकी चाल और शरीर की बनावट इसे और भी अनोखा बनाती है। सोचो, एक ऐसा जीव जो अपनी पूरी जिंदगी एक रहस्य में जीता है और छुपकर रहना पसंद करता है। वैज्ञानिकों को यह जानने में सदियां लग गईं कि वह कहां पैदा होती है और कैसे हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। ईल की यात्रा इतनी लंबी और कठिन होती है कि यह विज्ञान के लिए भी एक पहेली बन गई थी। ईल कोई साधारण मछली नहीं है। इसकी दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ ईल तो बिजली के झटके भी दे सकती हैं। सोचो, पानी में रहते हुए भी ये अपने शिकार को चौंका देती है। इनकी त्वचा चिकनी और चिपचिपी होती है, जिससे इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। यही वजह है कि मछुआरे भी इन्हें पकड़ने में कई बार हार मान लेते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें नदियों की ताजगी से लेकर समुद्र की गहराइयों तक ले जाएगा। यह यात्रा रोमांच से भरी होगी। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा पारदर्शी लार्वा एक बड़ी और ताकतवर ईल में बदल जाता है, और उसके जीवन के हर पड़ाव में क्या क्या बदलाव आते हैं। और उन वैज्ञानिकों की मेहनत को भी सराहेंगे जिन्होंने इस रहस्य को सुलझाने में जिंदगी लगा दी। उनकी खोज ने हमें ईल की दुनिया से रूबरू कराया। चलो, अब ईल की इस अद्भुत गाथा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पानी की यह रहस्यमयी रस्सी आखिर कितनी अनोखी है। अब सवाल उठता है कि यह रहस्यमयी ईल रहती कहां है। इनकी रहन सहन की जगहें भी उतनी ही दिलचस्प हैं जितनी ये खुद है। ईल दुनिया के लगभग हर कोने में पाई जाती है, बस बहुत ठंडे इलाकों को छोड़कर, चाहे एशिया हो, यूरोप, अफ्रीका या अमेरिका। इनकी मौजूदगी हर जगह देखी जा सकती है। ये ताजे पानी की नदियों, झीलों और तालाबों में भी रहती है, और समुद्र के खारे पानी में भी। कुछ प्रजातियां तो पहाड़ी झरनों में भी मिल जाती हैं। वे दोहरी जिंदगी जीती हैं, ज्यादातर समय मीठे पानी में, लेकिन जीवन के एक पड़ाव पर समुद्र की ओर निकल पड़ती है। यह बदलाव उनके जीवन चक्र का बेहद अहम हिस्सा है। नदियों में ईल को छिपने की जगह बहुत पसंद होती है। पत्थरों के नीचे, कीचड़ में या घनी जल वनस्पतियों के बीच। ये जगहें उन्हें शिकारियों से बचाती हैं और शिकार करने में मदद करती हैं। दिन में छिपी रहती हैं, रात में शिकार के लिए बाहर निकलती हैं। रात का अंधेरा इनके लिए सुरक्षा की चादर जैसा होता है। बारिश के मौसम में कभी कभी वे पानी से बाहर निकलकर एक तालाब से दूसरे तालाब तक भी रेंग जाती है। ये अद्भुत क्षमता उन्हें और भी खास बनाती है। जब ईल बड़ी हो जाती है और अंडे देने का समय आता है, तो वे अपनी नदी या झील को छोड़कर समुद्र की ओर हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं। यह यात्रा बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। समुद्र में पहुंचकर वे एक खास जगह की तलाश में होती हैं, वहीं जहां उनका जन्म हुआ था। यह जगह ढूंढना भी किसी चमत्कार से कम नहीं। यही दोहरा जीवन और इनकी रहस्यमयी यात्राएं इन्हें सबसे अनोखा और दिलचस्प बनाती हैं। जब हम मछली सोचते हैं तो छपटे शरीर और बड़े पंखों की छवि बनती है, लेकिन ईल लंबी, बेलनाकार और सांप जैसी होती है। पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता है, लेकिन याद रखो, ईल के पास गलफड़े होते हैं जिससे वह पानी में घुली ऑक्सीजन से सांस लेती है, सांपों की तरह फेफड़े नहीं। ईल की त्वचा बहुत चिकनी होती है, जो उसे पानी में तेजी से तैरने और शिकारियों से बचने में मदद करती है। कुछ ईल अपनी त्वचा से भी थोड़ी बहुत सांस ले सकती है। उसके पंख भी अलग होते हैं। पृष्ठीय, पूंछ और निचला पंख मिलकर एक लंबी पट्टी बनाते हैं, जिससे वह पानी में लहराती हुई तैरती है। ईल के छोटे, तेज दांत और गजब की सूंघने की शक्ति उसे रात का कुशल शिकारी बनाती है। उसकी आंखें छोटी होती हैं,
इसलिए वह अपनी नाक पर ज्यादा भरोसा करती है। तो भले ही ईल सांप जैसी दिखती हो, वह एक बेहतरीन मछली और शिकारी है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने वैज्ञानिकों को सदियों तक उलझाए रखा। एक ऐसी पहेली जिसने इंसानी जिज्ञासा को बार बार चुनौती दी। सवाल था, ईल के बच्चे आखिर आते कहां से हैं? उनकी शुरुआत कहां होती है? किसी ने भी कभी ईल को नदी या तालाब में अंडे देते नहीं देखा था। न ही उनके अंडे या छोटे बच्चों को ताजे पानी में पाया गया। सदियों तक लोग सोचते रहे कि ईल कीचड़ से अपने आप पैदा होती हैं या फिर वे दूसरी मछलियों से निकलती हैं, जैसे कोई जादुई प्रक्रिया हो। अरस्तु जैसे महान दार्शनिक भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने भी कई सिद्धांत दिए, पर सच सामने नहीं आया। हर साल पतझड़ में नदियों की सारी बड़ी ईल अचानक गायब हो जाती थीं और समुद्र की ओर तैर जाती थीं। यह दृश्य रहस्यमय था। कोई नहीं जानता था कि वे कहां जाती हैं। कुछ महीनों बाद कांच जैसी पारदर्शी ग्लास ईल समुद्र से नदियों की ओर आती दिखती थीं, मानो वे किसी दूसरी दुनिया से लौट रही हों। यह साफ था कि ये ग्लास ईल ही ईल के बच्चे हैं, जिनका जन्म कहीं दूर समुद्र में हुआ है। पर वे समुद्र में कहां से आ रही थीं, यह रहस्य बना रहा। वैज्ञानिकों के लिए यह एक गूढ़ सवाल था। यूरोप की नदियों से निकली ईल अटलांटिक महासागर में हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान मंजिल की ओर तैरती थीं, जिसे आज हम सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। सफर के दौरान वे कुछ भी नहीं खाती थीं, न कोई शिकार, न कोई भोजन। उनका एकमात्र लक्ष्य अगली पीढ़ी को जन्म देना। यह यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य थी। अंडे देने के बाद वयस्क ईल वहीं मर जाती है। उनका जीवन चक्र यहीं पूरा हो जाता है। यह प्रकृति का अद्भुत बलिदान है, एक रहस्यमय यात्रा जो जीवन और मृत्यु के बीच पुल बनाती है। ईल की इस पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने सदियों तक मेहनत की। अरस्तु के समय से लेकर 19वीं सदी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 1896 में दो इतालवी वैज्ञानिकों ने भूमध्य सागर में लेप्टोसेफालस नाम का पत्ती जैसा पारदर्शी जीव पकड़ा। उन्होंने देखा कि यह जीव बदलकर ग्लास ईल बन गया। अब यह तो पता चल गया था कि ईल का शुरुआती रूप लेप्टोसेफालस लार्वा होता है, लेकिन असली सवाल था, ये लार्वा आते कहां से हैं? डेनमार्क के वैज्ञानिक योहानेस श्मिट ने 20 साल तक अटलांटिक महासागर में खोज की। वे जाल डालकर लार्वा इकट्ठा करते और उनकी लंबाई नापते। उन्होंने देखा कि जितना पश्चिम की ओर जाते, लार्वा का आकार छोटा होता जाता। आखिरकार बरमूडा के पास सरगासो सागर में उन्हें सबसे छोटे लार्वा मिले। श्मिट की खोज ने 2000 साल पुरानी पहेली को सुलझा दिया। यही था ईल का जन्मस्थान। ईल के रहस्य को समझने की यह यात्रा बहुत लंबी रही है। अरस्तु ने ईल को मछली तो माना, पर उसके प्रजनन का रहस्य नहीं सुलझा पाए। 17वीं सदी में कार्लो मोंडिनी ने मादा ईल में अंडाशय खोजा और बाद में नर ईल के प्रजनन अंग भी मिले। इससे साबित हुआ कि ईल अंडे देती हैं। समुद्र में लेप्टोसेफालस लार्वा की खोज ने वैज्ञानिकों को समुद्र की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। आज भी वैज्ञानिक सैटेलाइट टैगिंग जैसी तकनीकों से ईल के सफर को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी वयस्क ईल को सरगासो सागर में अंडे देते नहीं देखा। यह विशाल महासागर आज भी अपने सीने में अंतिम रहस्य छुपाए हुए है। सरगासो सागर कोई आम सागर नहीं है। यह अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है, चारों तरफ से समुद्री धाराओं से घिरा हुआ। इसका नाम सरगैसम नाम के भूरे शैवाल पर पड़ा है, जो सतह पर मीलों तक तैरता रहता है। पुराने नाविक इससे डरते थे, लेकिन ईल के लिए यह जगह स्वर्ग है। जब ईल नदियों से चलती है तो उनका शरीर बदल जाता है। आंखें बड़ी, पाचन तंत्र बंद, सारी ऊर्जा अंडे और शुक्राणु बनाने में लग जाती है। माना जाता है कि सरगासो सागर के गर्म शांत पानी में सैकड़ों मीटर गहराई में ईल अंडे देती है। एक मादा लाखों अंडे दे सकती है। अंडे देने के बाद वयस्क ईल मर जाती है। उनके अंडों से पारदर्शी लेप्टोसेफालस लार्वा निकलते हैं, जिनका सफर शुरू होता है। ये लार्वा समुद्री धाराओं के सहारे हजारों किलोमीटर बहते हैं, तट के पास पहुंचकर ग्लास ईल में बदलते हैं और फिर नदियों में प्रवेश करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि ईल की कहानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ईल हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है।
वे खाद्य श्रृंखला में एक अहम कड़ी हैं। छोटी होने पर कीड़े खाती हैं, बड़ी होने पर खुद शिकार बनती हैं। उनका दोहरा जीवन समुद्र और नदियों के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है, जिससे दोनों पारिस्थितिकी तंत्र समृद्ध होते हैं। इंसानों के लिए भी ईल हजारों सालों से भोजन और संस्कृति का हिस्सा रही है। वे पर्यावरण के स्वास्थ्य का संकेतक भी हैं, लेकिन आज ईल की संख्या घट रही है, प्रदूषण, बांध और अत्यधिक शिकार के कारण। अगर ईल खत्म हो गई तो प्रकृति की एक अहम कड़ी टूट जाएगी। तो बच्चों, यह थी रहस्यमयी ईल की कहानी। यह हमें सिखाती है कि दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। ईल की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के पास ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाने में सदियां लग जाती हैं। यह धैर्य, जिज्ञासा और वैज्ञानिकों के दृढ़ संकल्प की कहानी है। ईल का जीवन चक्र हमें बलिदान और प्रकृति के चमत्कारों का महत्व समझाता है। आज ईल खतरे में है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम नदियों को साफ रखें और इन अद्भुत जीवों को बचाएं। अगली बार जब नदी या तालाब के पास जाओ तो सोचो, शायद वहां कोई रहस्यमयी ईल अपनी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हमेशा जिज्ञासा और सीखने की चाह बनाए रखो।